सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन की निजकारी के बाद बिजली की तरसील और तकसीम का मामला के इलेक्ट्रिक के सुपुर्द किया गया था और निजकारी से कराची के पावर ग्रिड को बचाना था। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने तो बद इंतजामी और गलत गवर्नेंस की बदतरीन मिसालें कायम कर दी हैं। के इलेक्ट्रिक कराची के सार्फिन को मुसलसल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दामात करने के बजाय लोड शेडिंग और पूरा दिन के ब्लैकआउट करते हुए सिर्फ इस बात पर अपनी तवज्जो रखता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। हुकूमत का इरादा है कि के इलेक्ट्रिक की तरह आइस्को, गैपको, फेस्को और दीगर डिस्कोस की भी प्राइवेटाइजेशन की जाए। लेकिन अब यह ज़रूरी है कि कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बाद होने वाले नुकसानात को भी सामने रखा जाए। पिछले 20 सालों में क्या कुछ हो चुका है, इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। पूरे मुल्क की मईशत को संभालने वाले कराची पोर्ट 60% से ज़ायद ट्रेड करती है। कराची की फैक्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बेहंगम बिजली सप्लाई सिस्टम की वजह से या तो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्रोडक्शन कम करना पड़ती है या फिर महंगे कैप्टिव जनरेशन से बिजली बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रोडक्शन कम होने या फिर महंगी बिजली बनाने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, जो लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कारोबार बंद करने के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर देता है। ग्रोसरी और दीगर मैन्युफैक्चरर्स की इंडस्ट्री में गैर एलानिया ब्लैकआउट से एक तो प्रोडक्शन मुतासिर होती है, फिर साथ ही साथ मशीन के हसास पुर्जों को भी नुकसान पहुंचता है। वोल्टेज में कमी हो या ज्यादती हो, जो भी सूरत हाल हो, के इलेक्ट्रिक मोटर्स को उड़ा सकती है। ये जो इलेक्ट्रिक होती है ये मोटर्स को उड़ा देती है, जिससे पूरी प्रोडक्शन बैचेस का नुकसान होता है और मशीनरी की मरम्मत पर भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट्स करने वाली इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के लिए शिपिंग शेड्यूल्स की सख्ती से पाबंदी ज़रूरी होती है, वरना उनकी साख को नुकसान पहुंचने के साथ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है। 2019 से 24 तक के जो 5 साल हैं, इसके दौरान के इलेक्ट्रिक की ख़राब कारकर्दगी और नुकसान की वजह से टेक्सटाइल मिल्स, शुगर प्लांट्स और सीमेंट फैक्ट्रीज़ के 81 सनती यूनिट्स बंद कर दिए गए, जिससे सैकड़ों मुलाजमतों का नुकसान हुआ और हुकूमत के रेवेन्यू में भी वाज़ेह कमी देखी गई और आने वाले गैर मुल्की सरमायाकारी भी ख़तरे में नज़र आने लगी, क्योंकि मुल्क में नई फैक्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को फैक्ट्री लगाने के साथ पावर जनरेशन के कई सिस्टम लगाना पड़ेंगे। पहले के इलेक्ट्रिक से कनेक्शन लेना पड़ेगा, फिर अपना बैकअप बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर प्लांट्स पर इजाफी टैक्स नए इन्वेस्टर को के इलेक्ट्रिक से बिजली लेने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को के इलेक्ट्रिक से कनेक्शंस के हुसूल के लिए 2 से 3 साल का वक्त भी लगेगा और उन्हें पेशगी 8 अरब रुपए भी के इलेक्ट्रिक को अदा करने होंगे और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि दुरुस्त वक्त पर और पूरी एनर्जी फराहम की जा सकेगी या फिर नहीं। कंपनी या इन्वेस्टर ही तमाम सरकारी महकमों से इजाज़त लेने का पाबंद होगा। बिजली की मुसलसल और बरवक्त फराहमी की ज़मानत के बगैर पेशगी 8 अरब रुपए की अदायगी किसी भी कंपनी या इन्वेस्टर को दिवालिया भी कर सकती है। 2020 में के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत कराची की 3604 मेगावाट की तलब के मुकाबले में 2984 मेगावाट रही। 2020 से 2024 के दरमियान 25% यानी 7,45,000 सार्फिन में इजाफे पर भी के इलेक्ट्रिक की पैदावारी सलाहियत में सिर्फ 25% यानी 725 मेगावाट इजाफा किया गया। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन में इजाफा तो हुआ है, लेकिन बिजली की तलब में कमी देखी गई है। बिजली की तलब साल 2020 में 3604 मेगावाट से साल 2024 में 3568 मेगावाट रह गई है। के इलेक्ट्रिक पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के बजाय नेशनल ग्रिड से बिजली लेने के साथ RLNG पावर प्लांट से बिजली बनाती है, जिससे फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ जाती है और सार्फिन पर बोझ ज़्यादा पड़ता है। पैदावारी कॉस्ट डायरेक्ट सार्फिन के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट और ज़्यादा बेसिस टैरिफ की मद में वसूल की जाती है। के इलेक्ट्रिक ने MYT कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सार्फिन से मिलने वाला इजाफी प्रॉफिट भी वापस नहीं किया और बार बार कानूनी हुक्म होने के बावजूद मामले को अदालत में पहुंचाकर पेमेंट्स को लेट करता रहा। इसी तरह जब नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक पर सार्फिन के 43 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं, तो के इलेक्ट्रिक हुकाम ने नेपरा ऑर्डर को चैलेंज किया और अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। इस तरह अरबों का रिलीफ जो कराची वालों को मिलना था वो ना मिल सका।
2013 से 2017 के दौरान सार्फिन से 76 अरब रुपए के नाकाबिले वसूली वाजिबात के लिए के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में दरख्वास्त दी, जिसे नेपरा ने सिर्फ 50 अरब की वसूली तक महदूद कर दिया। जुलाई अगस्त 2023 में के इलेक्ट्रिक का ओवर बिलिंग स्कैंडल भी सामने आया, जहां मीटर रीडिंग में हेर फेर की गई ताकि बिलिंग साइकिल को बढ़ाया जा सके और सार्फिन को बड़े स्लैब में धकेल कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की वसूली की जा सके। जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान के इलेक्ट्रिक को 37,04,000 सार्फिन में से 8,55,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जो कम सर्विसेज के बावजूद तमाम डिस्कोस की तादाद से ज़्यादा हैं। के इलेक्ट्रिक को लेस्को के मुकाबले में फीस सारिफ दुगनी शिकायत रिकॉर्ड हुई हैं। लेस्को के 64,89,000 सार्फिन हैं, जिसमें से 6,73,000 ने शिकायत दर्ज कराई हैं, जबकि मैपको के 83,56,000 से ज़ायद सार्फिन में 4,17,000 ने शिकायत की हैं। फेस्को के 54,09,000 से ज़ायद सार्फिन हैं और उन्होंने सिर्फ 2,86,000 शिकायत दर्ज कराई हैं। आइस्को में सार्फिन की तादाद 38,85,000 है, वहाँ पर सिर्फ 1,92,000 शिकायत ही नजर आईं। गैपको में 47,08,000 से ज़ायद सार्फिन में 1,72,000 ने शिकायत दर्ज कराई हैं। हेस्को में 12,43,000 सार्फिन में से 37,000 से ज़ायद शिकायत रिपोर्ट हुई हैं। फिर पेस्को में 43,73,000 सार्फिन की तादाद है, वहाँ पर 21,000 से ज़ायद शिकायत दर्ज की गई हैं। सेप्को में 8,24,000 से ज़ायद सार्फिन है, वहाँ पर 7,000 से ज़ायद शिकायत सामने आई हैं। फिर कैस्को में 7,20,000 से ज़ायद सार्फिन में सिर्फ 1,612 शिकायत की गई हैं और टेस्को में 4,46,000 सार्फिन में से सिर्फ 83 शिकायत सामने आ सकी हैं। अब माली साल 2021-22 में लेस्को को 7,68,000 से ज़ायद शिकायत के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को 15,43,000 से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई हैं। अपग्रेड ना करने और नाकिस हिफाजती इंतजामात से के इलेक्ट्रिक के पुराने स्ट्रक्चर्स ने आवाम को भी ख़तरे में डाला हुआ है। माली साल 2023 में के इलेक्ट्रिक के सर्विस एरियाज़ में करंट से लगने से 33 अफराद की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद नेपरा ने प्रोटोकॉल में नाकामी और एक लाइनमैन की हलाकत की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद करते हुए 10 मिलियन रुपए का जुर्माना और मुतासरा खानदान को 35 लाख मुआवजे की अदायगी का हुक्म दिया। ट्रांसमिशन की सलाहियत बेहतर ना होने की वजह से के इलेक्ट्रिक को महंगे RLNG पावर प्लांट्स का सहारा लेना पड़ता है। CPPAG से सस्ती बिजली लेने के बजाय महंगी RLNG प्लांट्स के इस्तेमाल से कराची के बिजली सार्फिन के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत ज़्यादा कीमत इस वक्त अदा करनी पड़ती है और ये इजाफी बोझ कराची पिछले तकरीबन 20 साल से मुसलसल बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। अब सूरत हाल में बेहतरी कैसे हो सकती है और फिर अब हुकूमत जो इकदाम उठाने जा रही है दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करने का, तो के इलेक्ट्रिक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो प्राइवेटाइजेशन कैसी होनी चाहिए, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, साबिक CEO हैं लेस्को के। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कराची में इस वक्त बिजली दीगर मुल्क के हिस्सों की निस्बत सबसे महंगी है। के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज हुए 20 साल हो चुके, एक ट्रैक रिकॉर्ड कारकर्दगी सबके सामने। अब जो दीगर डिस्कोस को इस वक्त प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, तो ये एक मिसाल, ये ट्रैक रिकॉर्ड हमें सामने रखते हुए फिर कौन कौन से एहतियाती स्टेप्स लेने चाहिए, किस अंदाज में अब ये प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़नी चाहिए, जबकि एक ये बुरी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखें, प्राइवेटाइजेशन क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या थी? जब मसलन मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूंगा ताकि आगे जो बातें हैं उनको समझने में वो लोग जो हमें ऑडियंस सुन रहे हैं उनको समझ आए इन बातों की। हम उन ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो आम आदमी को भी समझ आए। तो उस वक्त ये था कि जी लॉसेस बहुत आई हैं, रिकवरी बड़ी पुअर है, जो कस्टमर सर्विस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इनके पास पूरा लोड नहीं है डिमांड के मुताबिक, इनका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। तो इसके लिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बिलियंस की सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा लोड है नेशनल एक्सचेकर पे। तो ये वो बातें थी जिनको आर्गूमेंट बना के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया। अब उस वक्त ये कहा गया कि के इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट बिजली कुछ अरसे के लिए, कुछ साल थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त नहीं याद, उस वक्त नेशनल ग्रिड से दी जाएगी और इस दौरान के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करेगी अपनी डिमांड के मुताबिक, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करेगी। लेकिन एज ऑन टुडे क्या हुआ है कि जो 600 नेशनल ग्रिड थे ले रहे थे और अल्टीमेटली इन्होंने उसको ख़त्म करना था, वो अब 1100-1200 मेगावाट पे चली गई है। अभी भी के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 1100-1200 मेगावाट बिजली ले रहा है।
और इसके साथ इन्होंने अपना एनर्जी मिक्स ठीक करना था। एनर्जी मिक्स ठीक करेंगे तो बिजली सस्ती होकर लोगों को उसका टैरिफ कम मिलेगा। इनकी अभी भी जो मेजर परसेंटेज ऑफ जनरेशन है वो उस फ्यूल पे है जो इम्पोर्टेड है, महंगा है। अभी भी इनकी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में वो परसेंटेज नहीं है जो होनी चाहिए थी। और आपने देखा होगा कि इनकी इंटरप्शन, बिजली बंद होना, मीडिया पे आप सुनते रहते हैं, कस्टमर्स के प्रोग्राम भी आप सुनते हैं, आप नेपरा की पब्लिक हियरिंग भी सुनते हैं कि उस पर लोग कितने तंग हैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई से। तो अगर मैं उन चीज़ों को बार बार गिनूं, ना सिस्टम अपग्रेड हुआ, ना एनर्जी मिक्स ठीक हुआ, ना ट्रिपिंग कम हुई, तो एक यूटिलिटी सर्विस के स्टेक होल्डर कौन होते हैं? उसका कस्टमर, जिनको आप सर्विस दे रहे हैं। उसमें कस्टमर, कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्री। मुझे बता दें, कराची का कोई कैटेगरी कंज्यूमर सेटिस्फाई है? नेक्स्ट होती है कि गवर्नर और मॉनिटरिंग बॉडी। मुझे बता दें, पावर डिवीजन सेटिस्फाई है? रेगुलेटर नेपरा सेटिस्फाई है? नहीं। तो ये जो चीजें हैं, मैं ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो आर्गुमेंट्स पेश की गई थी वो पूरी नहीं हुई। हाँ, कुछ अर्सा इन्होंने लॉसेस को कम किया, अबाव 30 था, ये 16-17 लेके आए, लेकिन पिछले 3-4-5 साल से ये दोबारा रिवर्स होनी, इंप्रूवमेंट रिवर्स होनी शुरू हो गई है। सही। और अभी जो टैरिफ दिया गया है, ये मेरे पास एक स्टडी रिपोर्ट भी है, केई वर्सेस 5 डिस्कोज ऑफ पंजाब, क्योंकि बाकी का तो केपीआई बहुत ऊपर बैड साइड पे है। तो अभी भी अगले साल 7 साल में भी इनको कहा गया है कि अपनी रिकवरी 99 कर लो, जबकि गैपको, आईएसको, लेस्को, फेस्को अभी 100 है विदाउट प्राइवेटाइजेशन। तो इस पे ये क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए हैं कि भाई जो आपने एक तजर्बा किया था पहले उसको स्टडी कर लें। उस पे तो तमाम लोग बेचैन है, सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे ना हो कि खुदा न खास्ता उसी पैटर्न पे आप इसको भी प्राइवेटाइज करें, तो जो अच्छी भली चल रही हैं इनको कहीं खुदा न खास्ता हम खराब ना कर बैठे। और मुझे साहब, ये जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं उसके लिए अगर सिर्फ एक सैंपल साइज हम ले लें जुलाई से दिसंबर 2024 तक का, तो इन 6 महीनों में 37 लाख, कोई 37.5 लाख कस्टमर हैं के इलेक्ट्रिक के, कोई 8.5 लाख से ज़ायद कंप्लेंट्स के इलेक्ट्रिक को मौसूल हुई हैं जो सर्विसेज की ख़राबी की या ओवर बिलिंग की। आप लेस्को का साइज़ देखें जहाँ 67 लाख से ज़ायद उनके कंज्यूमर हैं, यूज़र्स हैं, और वहाँ सिर्फ 6.5 लाख से ज़ायद कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आप इसका साइज़ देखें कंज्यूमर्स का जो एक डिफरेंस है, उसके बावजूद यहाँ कंप्लेंट्स कितनी ज़्यादा है जबकि प्राइवेटाइज हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल लेस्को का सिस्टम, लेस्को 19,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया जो जुरिस्डिक्शन है, जबकि इसकी 6,500 है। अबाउट 1/3 एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन आप देख लें। लेस्को का सिस्टम इससे बहुत बड़ा है। इनकी सेल 3600-3700 मेगावाट है, उसकी 5000 मेगावाट से ऊपर है सिस्टम उसका। उसके बावजूद अब नेपरा का डाटा चेक कर लें, लेस्को की ट्रिपिंग इनसे कम है, हाफ है। कंप्लेंट्स में अभी एक आर्टिकल देख रहा था, इनकी कंप्लेंट्स 0.2% ऑफ द टोटल कंज्यूमर है, और जो लेस्को की कंप्लेंट है वो इनसे 50% कम है। तो मकसद, एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सिस्टम पे जाएं तो के इलेक्ट्रिक 7,908 रुपए पर कंज्यूमर इस पे खर्च कर रही है। ये एक एवरेज इनकी मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है। और ये लेस्को से 1,013 रुपए पर कंज्यूमर ज्यादा है। यानी आप मेंटेनेंस पे खर्चा लेस्को से ज्यादा कर रहे हैं, और आपकी इंटरप्शन, आपका फेलियर ऑफ सप्लाई, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई उससे वर्स्ट है, उससे दुगना ही है, खराब है। तो इट मीन्स कि ये मेंटेनेंस का जो खर्चा है ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि फिर ये कहाँ जा रहा है। आप एक सिस्टम पे, जिस डिस्को से आपका सिस्टम भी आधा है, उस पे पर कंज्यूमर उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी तो बड़ी आइडियल होनी चाहिए। उसकी वजह, मैं अगर आप मुझे एक फिक्रे में कहें कि उसकी, मैं एक बुक मुझे याद आ रही है, अख्तर हसन खान एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान।
तो उसका एक फिक्रा मुझे अभी तक याद है, उन्होंने लिखा था कि जब भी आपने पब्लिक सेक्टर एसओईज को बीइंग सिक यूनिट प्राइवेटाइज करना है तो वो ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप को दें जो उसको हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हो और उनकी कंपिटेंस हो। अगर आप उनको थ्रो अवे प्राइस पे बेच देंगे तो उस सेठ का ये इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि मैं इस डिस्को को या किसी और कंपनी को ठीक करके हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट करूं। उसका सारा फोकस होगा कि मैं इसके एसेट सेल आउट करूं और मैं अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके अपना टाइम पास करूं। मेन वजह जो है वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इंटेंशंस की कमी है, डेडिकेशन की कमी है कि हमने इस सिस्टम को ठीक करके आइडियल करके वाकई एक आइडियल यूटिलिटी सर्विस बनाना है। नहीं, फोकस है बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कैसे करना। और मुझे सब कोई इंटेंशन भी नजर नहीं आ रही ना, आपको अपनी किसी गलती से सीखा भी नहीं जा रहा, कोई सुधार पैदा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। एनर्जी मिक्स जो ठीक करना था उसके लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ तो आज ही की खबर है कि अभी जो हालिया सीईओ है उनको आज रीअपॉइंट कर लिया गया है, एक और टेन्योर अब ये मैनेजमेंट अपना पूरा करेगी, तो ये के इलेक्ट्रिक को कहाँ पर ले जाकर छोड़ेगी? बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये तो वैसे भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई बंदा जब तक अपनी शॉर्टकमिंग्स या अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज ना करे, एक्सेप्ट ना करे, वो ठीक कैसे करेगा। अगर वो ये कहे कि नहीं आप सब लोग गलत कह रहे हो, मैं तो बड़ा आइडियल परफॉर्मर हूँ, तो वो तो कभी भी वह ठीक नहीं कर सकता। तो इनको चाहिए कि जो कोई एक हो ना, कि एक कह रहा है तो बंदा इग्नोर करे, एक नहीं कह रहा। तमाम कंज्यूमर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मीडिया चैनल्स, मीडिया फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज, रेगुलेटर को बच गया तो मुझे ऐड कर दे। इनमें से 2 भी हों तो 6 ठीक हो तो हम कहेंगे नहीं जी नहीं, ओवरऑल तो ठीक है ना। कोई भी सेटिस्फाई नहीं है और आपकी बात के कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई चेंज लाने को तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा शहर जहां पे सबसे बड़ा बिजनेस हब है, मेजर परसेंटेज ऑफ टैक्स पाकिस्तान को यहां से मिलती है। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था शाहस्तार साहब का कि 81 बिग टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स यूनिट जो हैं वो बंद कर दिए उन्होंने ये बिजली लेनी। क्यों? ये कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, उसको कंटिन्यू सप्लाई बहुत मैटर करती है। अगर ये सोचें कितने लोग सर जॉबलेस हुए होंगे मुजाहिद साहब इससे, और जो रेवेन्यू है उसमें कितनी शॉर्टेज हुई होगी, कितनी कमी आ गई होगी, शॉर्टेज हुई होगी। और ये चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं और मैनेजमेंट इसको भी, इनके इन्वेस्टर्स को, मेजर शेयर होल्डर्स को, कि बैठ के ये एक सिर्फ कराची के लोगों का इशू नहीं है, ये इससे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। सिर्फ कराची को ना देखिए, जो मेजर शेयर होल्डर हैं आप देखें उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो खुद बेबसी की तस्वीर वाले बैठे हैं। नहीं, जो एग्जिस्टिंग जिनके पास मैनेजमेंट है, हम टॉकिंग अबाउट दैट, उनकी बात कर रहा हूँ। सही से। तो उनको बैठ के अपनी चीज़ों को रियलाइज करना चाहिए, यहाँ पे वो ठीक नहीं जा रहे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका कोई प्लान, जब तक आपने इसका एनर्जी मिक्स ठीक नहीं करना, एनर्जी मिक्स अभी तक पेपर्स में है, इनका ऐसा भी ट्रांसमिशन सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स हैं, कई जगह पे ट्रांसमिशन सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से ये सस्ती बिजली नहीं ले पा रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि इन्होंने आफ्टर प्राइवेटाइजेशन चंद साल में नेशनल ग्रिड से अपनी डिमांड 0 करनी थी, वो उल्टी डबल कर दी है। आप एक सस्ती बास्केट प्राइस से नेशनल ग्रिड से बिजली लेके अपने हाई रेट्स पे बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे साहब ये बताइएगा कि जो आइस को, गैप को, ये फेस्को या दीगर डिस्कोज इनको प्राइवेटाइज करना है, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये अगली के इलेक्ट्रिक ना बन जाएं? ये इनका एनर्जी मिक्स पहले ठीक करना चाहिए, इनके हाउस एंड ऑर्डर पहले ठीक होने चाहिए, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहिए, या बस चूंकि अभी प्राइवेटाइजेशन करनी है तो जिस तरह के इलेक्ट्रिक को किया गया 20 साल पहले, बस कर दें प्राइवेटाइजेशन, बाद में देखेंगे फिर क्या होना है, कैसे होना है? बड़ी वैलिड बात है, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं एक ही बात करूंगा, अगर किसी को वो थोड़ी टफ लगे तो मैं एडवांस में अपॉलॉजी करता हूँ। पढ़े लिखे प्रोफेशनल ग्रुप ऐसी आप अपनी टीओआरस बनाए कि ऐसे प्रोफेशनल ग्रुप इनको ले जिनके पास स्किल है, जिनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग कुछ नहीं करती अगर इम्प्लीमेंट ना हो। और
उनको इस सिस्टम को ठीक करने में उनकी इंटेंशन और इंटरेस्ट हो, सिर्फ बैलेंस शीट ठीक करने वाले ग्रुप अगर लेंगे तो ये खुदा न खास्ता अच्छी भली काम कर रही हैं, ये उल्टा पड़ जाएगा। और सर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अभी मुतल्लिका तजुर्बा जो है वो मैटर करता है, या सिर्फ अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टर होना ही काफी है? नहीं सर, जो प्रोफेशनल अदारे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर है। जब तक उनकी टीम अच्छी नहीं होगी, पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी और उनकी इंटेंशन नहीं होगी कि हमने इस सिस्टम को ओवरऑल करना, उस वक्त तक सिर्फ इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता। और सब्सिडी का बता दूं, अभी भी 120 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है कराची को, अभी भी। तो पंजाबी में कहते हैं ना की खटिया प्राइवेटाइजेशन करके अभी भी हम 120 बिलियन दे रहे हैं। सही, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद परवेज चट्टर साहब, साबिको हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हर साल हुकूमती अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शारी इक़दामात मुतारिफ़ कराए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, जिनमें खाली असामियों का खात्मा शामिल होता है। नई गाड़ियों और मशीनरी की ख़रीदारी पर पाबंदी की बात की जाती है और सरकारी अफसरान के गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी जैसी बातें भी सामने आती हैं। पिछले साल भी हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ किया था, लेकिन किफ़ायत शारी मुहिम का कोई खातिर ख्वाह असर किसी भी महकमे में हमें नज़र नहीं आया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2022-23 के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस तक ने किफ़ायत शारी मुहिम के इक़दामात पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि ऑडिट हुक्काम की वजाहत तलबी का भी जवाब नहीं दिया गया। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सरकारी मीटिंग्स में सिर्फ वन डिश और दीगर मौके पर सिर्फ चाय और बिस्किट पेश किए जाने चाहिए थे। तो अब इसी तरह KP सेक्रेटरीट का ही अगर आपको बजट में बताऊं तो 80 करोड़ 50 लाख से जायद का बजट इस सिलसिले में मुख्तस किया गया था, लेकिन 1 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च कर दी गई, यानी तकरीबन दुगनी से भी ज़्यादा। गवर्नर KP हाउस भी पीछे नहीं रहा और 50 करोड़ 76 लाख रुपए के बजाय 60 करोड़ 67 लाख से जायद के अखराजात किए गए। दीगर सूबे भी ज़ाहिर नंबर्स गेम में कहीं से पीछे नहीं रहे और अब हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए किफ़ायत शारी के इक़दामात में तोसी कर दी है। फाइनेंस डिवीज़न के मुताबिक सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशनल गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज, तिब्बी आलात की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, एजुकेशनल बसेस और वैन्स, फिर कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ ही खरीदी जा सकेंगी। अच्छा, कैबिनेट से मंजूरी के बाद माली साल 2025-26 के लिए किफ़ायत शारी इक़दामात जारी रहेंगे। इक़दामात का इतलाक़ तमाम वफाकी हुकूमत से मुंसलिक महकमों, सरकारी इदारों और कानूनी इदारों समेत रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर भी होगा। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए मशीनरी और आलात की ख़रीदारी पर भी पाबंदी आयद होगी। सिर्फ हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज़, ज़राअत, माइनिंग और स्कूल्स के लिए दरकार मशीनरी ही खरीदी जा सकेगी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा नए मुस्तकिल या आर्जी ओहदों के क़याम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बैरून मुल्क हुकूमती खर्च पर इलाज और तमाम गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। फाइनेंस डिवीज़न के मुताबिक 28 फरवरी 2023 के किफ़ायत शारी के इक़दामात माली साल 2025-26 के दौरान लागू रहेंगे। अब इन इक़दामात का क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी बचत हो सकेगी और किस हद तक इन पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा, माजी का एक ट्रेंड ने उसको देखते हुए ये सवाल ज़ाहिर ज़हन में आ रहा है और ये सवाल हम रखेंगे और दीगर सवाल भी रखेंगे फ़रूख सलीम साहब के सामने। माहिर माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़रूख साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो किफ़ायत शारी हम हर साल सुनते हैं, जब जैसे ही फिस्कल ईयर शुरू होता है, अगले साल के लिए हमें इतनी बचत करनी है, हम राइट साइजिंग करेंगे, हम बड़ी बचत करेंगे, हुकूमत सिर्फ चाय बिस्किट पर ही गुजारा करेगी, लेकिन पूरा साल मामलात इसके बिल्कुल उलट होते हैं। इस बार कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है जो ऐलानात हुए हैं कि उस पर अमल दरामद होगा? देखिए, पहला फैसला तो ये करना होगा कि क्या हमने छोटे छोटे मेंढकों की बात करनी है या हाथियों की बात करनी है। बाबूस का पेट्रोल कम कर दिया जाए, बैरूनी दौरे ख़त्म कर दिए जाएं, ये मेंढकों की बात। जो हाथी बैठे हैं, आप सोचिए कि विफाकी हुकूमत के पास इस वक्त कई 3 दर्जन विफाकी वजारतें हैं। अब ये 10 से 15 लाख का शहर है इस्लामाबाद और 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन सब कुछ जो है वो सूबों को दे दिया गया है। फिर भी हमारे यहाँ इस्लामाबाद में कोई 36 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, कोई 4 दर्जन के करीब उनकी डिविजन्स हैं और कोई 400 के करीब उनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये असल हाथी हैं, इनकी बात नहीं होती। बात होती है कि चाय बिस्किट खाने हैं या बैरूनी दौरे करने हैं या नहीं करने। तो बात होनी चाहिए फेडरल मिनिस्ट्रीज़ की जो 36 हैं, बात होनी चाहिए
डिविजन्स की जो तकरीबन 4 दर्जन के करीब हैं, और बात होनी चाहिए उन हाथियों की जो कि ट्रिलियन रुपीस यानी कि हज़ारों अरब रुपए खा जाते हैं। अब आप सोचिए कि बिजली के शोबे के अंदर कोई 2400 अरब रुपए का नुकसान ऑलरेडी हुकूमत कर चुकी है। गैस के शोबे में कोई लगभग 3000 अरब का नुकसान है। पीआईए में 830 अरब का नुकसान है। तो बात पहला फैसला ये कर लें कि बात हाथियों की करनी है या छोटे छोटे मेंढकों की। अच्छा, अब वो जो प्राइवेटाइजेशन की सूरत में ये नुकसान तो हुकूमत कम करने की कोशिश, जो उनका एक इस वक्त बज़ाहिर एक बयानिया है, वो दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखें जी पीआईए भी हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, और इस मद में जो ये अरबा अरब का नुकसान है ये इससे भी हम निजात हासिल कर लेंगे। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये कामयाबी से आपको हमकिनार होती नज़र आ रही है, चूँकि प्राइवेटाइजेशन भी पिछले कोई 25-20 साल में कोई कामयाब हम कर नहीं सकें। 8 साल से मिनिस्ट्री काम कर रही है लेकिन एक भी कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं है उसके क्रेडिट पर। देखिए, यहाँ पे तफरीक करनी है सियासी नाराबाजी में और हकीकी अदाद शुमार। अगर आप बजट खोल के देखें तो हुकूमत ने खुद से इस बजट के अंदर जो हुकूमत की अपनी तवक्को है वो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में टोटल 87 अरब रुपया रखा है। इसका मतलब है कि हुकूमत खुद भी तवक्को नहीं कर रही कि कोई बड़ी मेजर चीज़ जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन हो पाएगी, और अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाते तो फिर वो नुकसानात जो मैंने आपके सामने रखे, इसका मतलब ये है कि हुकूमत का असल इरादा यही है कि वो नुकसानात जारी रहें और जारी रहेंगे। तो अब फारूक साहब, अगर ये नुकसानात इसी तरह से जारी रहे तो जो अभी कर्ज़ों के हमारे मुल्क पर जो इस वक्त कर्ज़ा है, जो उसके फिगर्स आए वो भी बड़े हौलनाक तशवीशनाक हैं, और ये अगर इसी तरह बढ़ते 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 ये 3 फिगर्स के करीब पहुँच गया फिर क्या इस सूरत हाल बनेगी? ये पे ऑफ हम कैसे कर सकेंगे? चूँकि हमने देखा पिछले दिनों भी हमें रोल ओवर की ज़रूरत पड़ी, चाइना से, यूएई, सऊदी अरब, दीगर ममालिक से हम रोल ओवर की दरख्वास्तें करते रहते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त बड़े मुस्तहकम हो गए हैं, हम अंडर कंट्रोल लेकर आ गए हैं सारी चीज़ें, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया ये पिछले 25 साल से सवाल किया जा रहा है, 25 साल से इसके जवाब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। देखिए, यहाँ पे बात करनी है बुनियादी माशी ढांचे की। जो फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल है पाकिस्तान का वो ये है कि जिसको कहते हैं रिवर्स रॉबिन हुड, यानी कि हम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप हम सुना करते थे कि रॉबिन हुड एक शख्सियत होती थी जो अमीरों से पैसे छीनता था, लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो हमारे यहाँ ये एक मॉडल है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, किसी जमात की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो वही रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल है कि 24 करोड़ अवाम की जेबों से पैसा निकालना है और कोई 100 या 200 के लगभग जो माफियाज हैं, जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, उनकी जेब में मुंतकिली कैसे होनी। तो यहाँ पे हमें बात करनी होगी चेंज इन द फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल, बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है या नहीं करना। तो फारूक साहब, ये जो राइट साइजिंग की एक टर्म हुकूमत इस्तेमाल करती है, इसकी राइट पॉलिसी क्या हो सकती है? अभी आपने 3 दर्जन से ज़ायद सिर्फ इस्लामाबाद की मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र किया, उसमें ख़जाना की मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अलग शख्सियत के पास है, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग वज़ीर के पास है, बिजली की मिनिस्ट्री अलग वज़ीर के पास है, ट्रेड की मिनिस्ट्री अलग वज़ीर के पास है। इन चारों को भी मर्ज करके क्या एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? चूँकि मुंसलिक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये इस तरह की कोई पॉलिसी बन सकती है? अपने 3 या 4 विफाकी वजारतों का जिक्र कर दिया, अभी 33 बाकी रह गई जिनका आपने जो जिक्र नहीं किया। देखिए, 18वीं तरमीम के तहत ये सारी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं ये सूबों में बांट दी गई। अब शायद 14 से 15 लाख की आबादी हो इस्लामाबाद की, हमारे पास एक विफाकी वजीर है तालीम का, एक विफाकी वजीर है सेहत का, यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें तो सूबों के पास जा चुकी हुई। यहाँ पे अगर हमने यही कारोबार जारी रखना है तो फिर वो जो नारा लगाया जाता है कफायत शारी का या नारा लगाया जाता है प्राइवेटाइजेशन का, वो आप समझिए कि सिर्फ नारा ही है। और अगर हम ये नारे पिछले 25-30 साल से सुन रहे हैं
और फिर भी इन्हीं नारों के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो फिर आप सोचिए कि उम्मीद लगाने वालों की गलती है, उम्मीद दिलवाने वालों की नहीं। अच्छा, अब ये जो उम्मीद लगाने वाले हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर फिर इनका खर्चा बोझ की सूरत में भी आ जाता है। हर साल देखें आप, टैक्स स्लैब्स में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स रेट में भी इजाफा हो रहा है, वो नेट और बेस तो अपनी जगह पर मौजूद है। इस साल भी टारगेट एक बड़ा एम्बिशियस बढ़ा कर रख लिया गया, पिछले साल का टारगेट पूरा नहीं होता उसके बावजूद भी। तो ये अब ये फिर ये चीज़ें सही हो क्यों नहीं पा रही? ये राइट ट्रैक नहीं है, राइट विजन नहीं है, सोच नहीं है, लीडरशिप नहीं है। बयान और बज़ाहिर जो अल्फाज हम सुनते हैं, जो स्ट्रेटजी सुनते हैं, वो तो सुनने में बड़ी भली लग रही होती हैं। एक आईनी रुकावट है, वो भी इसमें शामिल कर लीजिए, और वो आईनी रुकावट है 18वीं तरमीम की जो फाइनेंशियल शिकें। अब वो ये कहती हैं कि वफाकी हुकूमत के पास जो आमदन इकट्ठी होगी उसमें से तकरीबन 60% जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा। अब इस साल का जो बजट है उसको छोड़ दीजिए, इसकी सिर्फ 3 फिगर जो है वो अपने सामने रख लीजिए। वफाकी हुकूमत कह रही है कि 18,000 अरब की आमदन होगी वफाकी हुकूमत को, उसमें से लगभग 8 अरब रुपया जो है, 8,000 अरब जो है वो सूबों में बांटना 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के तहत फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी, और लगभग 9 से 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में चला जाएगा। अब 2 अखराजात के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो खाली हो गई, उसकी जेब खाली है, और अभी 100 के लगभग बाकी अखराजात जो हैं वो रह गए हैं। सिर्फ 2 के बाद वफाकी हुकूमत खाली हो गई। तो अब हम उम्मीद लगाए बैठे रहें या तवक्को लगा लें कि वफाकी हुकूमत कुछ कर देगी। यहाँ पे वफाकी हुकूमत खाली है और सब कुछ जा चुका है सूबाई हुकूमतों के पास, और फिर तवक्को करना कि वफाकी हुकूमत कुछ कर देगी, तो ये तवक्को करने वालों की गलती है, वफाकी हुकूमत की नहीं। तो सर, ये सही तरीक़ाकार इसका होगा कि ये खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे या फिर अपनी आमदन को बढ़ाना पड़ेगा, वो 100 खर्चे पूरे करने के लिए जो अभी शुरू करने से पहले ही वफाक माइनस में चला जाता है? देखिए, आमदन की आप बात करते हैं तो आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं। आज से कोई 14-15 साल पहले, सन 2009 या 2010 का बजट निकाल के देख लीजिए, उसमें जो टैक्सेस इकट्ठे करने का हद रखा गया था वो 1,100 अरब का था, और अब हमें FBR वाले खुद से बता रहे हैं कि उन्होंने 11,700 अरब इकट्ठा कर लिया है। तो आमदन तो वफाकी हुकूमत की बहुत ही तेजी से बढ़ी। जिन 400 डिपार्टमेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, अगर उनमें से परफॉर्मेंस देखी जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो FBR ने करके दिखाई। अच्छा। वो 1,100 अरब से आज 11,700 अरब के टैक्स कलेक्शन पे पहुंच गया है, लगभग 14 या 15 सालों के अंदर। तो यहाँ पे मसला जो है वो टैक्सेस का नहीं है, मसला हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात का है। और अब वो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आपको बीमारी दिल की है और आप गुर्दों का इलाज करते चले जाएं तो वो सेहतयाबी कभी नहीं हो पाएगी। सही। तो इसका मतलब जो ये IMF प्रोग्राम हम लेते हैं या उनसे जो हम कर्ज लेते हैं, वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या वो इसी निज़ाम में हम अपने इंक्लूड कर रहे हैं, उसका हम प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहे, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, उससे हम कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे। तो ये फिर हम इसको वापस करने की पोजीशन में कैसे आएंगे जो कि बढ़ता हुआ कर्ज है? देखिए, IMF को छोड़ दीजिए, IMF के पास पिछले 77 सालों में कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। IMF के चार्टर में ये नहीं लिखा कि उसने किसी मुल्क की मईशत को सीधे राह पे चलाना है या सीधी पटरी पे चलाना है। ये मामलात हैं हमारी अपनी सियासी क़यादत के, हमारी ये जिम्मेदारी है हमारी अपनी माशी क़यादत की कि अपना होम ग्रोन प्लान क्या है। और जिस हुकूमत के पास अपना होम ग्रोन प्लान नहीं होता उसके ऊपर IMF आ जाती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि IMF के पास पिछले 77 सालों में जब से IMF बनी है उनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। तो अब आखिर में फारूक साहब, एक इस निज़ाम को सुधारने के लिए या अब वाकई एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाने के लिए कोई 2-3 तजावीज़ क्या होंगी आपके पास हुकूमत के लिए, जिस पर आज से भी अगर अमल शुरू किया जाए तो आने वाले चंद महीनों या सालों में उसके बेहतर आउटपुट्स नज़र आ सकते हैं? मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो बुनियादी माशी ढांचा है उसको बदलना होगा।
देखिए, अमूमन लोग कहते हैं कि हमारा जो डिलीवरी निज़ाम है, हमारी हुकूमत नहीं चल रही, वो माशी डिलीवरी नहीं हो रही, सियासी डिलीवरी नहीं हो रही। मेरा ये कहना है कि जिस मकसद के लिए ये माशी निज़ाम, माशी ढांचा तश्कील दिया गया था, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल। उसका जो गोल है वो अचीव हो रहा है। वो गोल यही था कि 24 करोड़ आवाम की जेब से फंड्स की, पैसे की मुंतकली होनी है, कोई 200 के करीब कार्टेल्स की। ये निज़ाम जो है इस वर्किंग परफेक्टली वेल। ये वही हो रहा है जिसके लिए ये तश्कील दिया गया था। तो आपको जब तक बुनियादी माशी ढांचा जो है, जो मॉडल है, इकनॉमिक मॉडल, उसको बदला नहीं जाएगा, ये इसी तरह अपने गोल्स जो है वो अचीव करता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।